आज भी वो डर है बच्चों के अंदर कि हमसे कुछ चीज पूछी जाएगी, या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है? पहली जनरेशन है, वो शायद खुल के नहीं बोल पाते थे, एक टैबू था, या कि कोई खुल के बोलेगा तो यार उसे बोला जाएगा कि यार तुझे बात करने की तमीज नहीं है, तुम कैसे बात कर रहे हो बड़ों से। बिल्कुल। और आजकल की जो जनरेशन है, तो क्या आपको क्या लगता है ये जो बच्चे हैं इनके कुछ मेंटली इनको कुछ प्रेशर है या? बिल्कुल। तो जो उसका कंसंट्रेशन पावर है, लिखने की जो शक्ति है कि लिखूं, कि आपने टीचिंग लाइन में जाना है, आज कभी आप सोचते हैं कि कोई और प्रोफेशन भी मैं ज्वाइन कर सकता था या कुछ और प्रोफेशनल भी मैं बन सकता था? बहुत सारा कमाई तो आप नहीं करते हो, ठीक ठाक, लेकिन जो सोशलाइज में आप सभी का स्वागत है। आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि अभिषेक कहाँ है। अनफॉर्चुनेटली वो आज हमारे बीच में नहीं है। अबे ओए, यही हूं मैं। अभिषेक हमारे बीच में ही है। मेरा नाम है पुनीत और आपका स्वागत है सोशलाइज के इस एपिसोड में। आज जो हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर मुकेश सेतिया। एजुकेशन की फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम। आज हम मुकेश सेतिया जी से बात करेंगे कि एजुकेशन में क्या डिफरेंस आया है, एक बच्चे के बिहेवियर में क्या डिफरेंस आया है। उनके 35 साल के एजुकेशन के करियर के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस वो आज फेस कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में। तो बने रहिए हमारे इस एपिसोड के साथ, जहां पर आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डॉक्टर मुकेश सेतिया हमारे साथ हैं। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू अभिषेक। कहते हैं खुश नसीब वो लोग होते हैं जिन्हें लाइफ में अच्छे टीचर मिलते हैं। सोशलाइज में आप सभी का स्वागत है। और आज स्टूडियो में हमारे साथ जो मौजूद हैं वो मेरे टीचर रह चुके हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी बनाने में कुछ ना कुछ तो मदद करी है। डॉक्टर मुकेश सेतिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हाय पुनीत, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ब्यूटीफुल पॉडकास्ट एंड थैंक यू। यहाँ टीचर स्टूडेंट की बात नहीं होती है, एक लेवल ऐसा आ जाता है कि जब हमें स्टूडेंट से भी सीखना पड़ता है। हमारे इंडिया में ऐसा बोला गया है कि वक्त आने पर अगर कोई पिता अपने बच्चे से भी सीखता है तो वो बच्चा भी उसको पुत्र कह के बुला सकता है। तो इतना ज्यादा वाइड हमारे यहाँ प्रोविजन दिया हुआ है शिक्षा को लेने और देने का कि मैं आपको क्या बताऊं। और आज मैं यहाँ पॉडकास्ट के थ्रू आपसे सीखने बहुत कुछ आ गया हूँ। सर, तकरीबन 17-18 साल के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। जी देखिए, बहुत लंबा टाइम है। शायद मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि आपसे मुलाकात ऐसे हो भी पाएगी, लेकिन आज हम मिल रहे हैं। मुझे पता नहीं, बहुत अच्छी सी फीलिंग है। सबसे पहले तो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। वैसा ही एक्टिव हूँ जितना पहले हम लगभग 35 इयर्स पहले पढ़ा रहे थे जी। आज भी वही जज्बा जुनून जो है वो चल रहा है बच्चों की वजह से, क्योंकि वो जो एनर्जी मिलती रहती है उसकी वजह से हम चल पाते हैं, हम सब टीचर्स। मैं आप सभी को बताऊं कि डॉक्टर मुकेश सेतिया एवीटी के फाउंडर है। सर से थोड़ा सा एवीटी के बारे में जानते हैं कि एवीटी है क्या? सर, एबीटी एक इंस्टीट्यूशन है, जिसे आप एक ट्यूशन सेंटर बोल लो या कोचिंग बोल लो जी। बट ये शुरू हुआ था 1988 में। ओके। मैं जब क्लास 12th के अंदर था और जैसे ही मैंने फाइनल एग्जाम दे दिया तो मैंने कहा कि अब शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बहुत अच्छा नहीं मिल पा रहा था। हालांकि स्कूल्स में टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे बट फिर भी मुझे कुछ लग रहा था कि कहीं कुछ लैग आ गया है। तो मुझे जब ऐसा लगा कि यार वो लैग कैसे दूसरों लोगों के लिए हम फुलफिल कर सकते हैं, तो फिर हमने शुरू करा AVTE, जिसका मतलब है अ व्यू टू एजुकेशन। सर, ये नाम कहाँ से आया है? बहुत ही ब्यूटीफुल नाम है। मतलब शायद ही ट्यूशन सेंटर्स या कोचिंग सेंटर्स के नाम के आगे कोचिंग सेंटर या कोचिंग क्लासेस लिखा होता है। हाँ। आपका ये जो नाम है बहुत सोफिस्टिकेटेड है। क्या सोच के रखा था? जी, हमारा ये मानना था डे 1 से, चाहे हम एक 12th क्लास के स्टूडेंट थे, हमारा ये मानना था कि हम कुछ भी क्रिएट करेंगे वो लार्जर देन लाइफ होगा, वहां व्यक्ति विशेष का नाम नहीं चलेगा। तो ये एवीटी जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पे कभी मुकेश आएगा, कभी पुनीत आएगा, कभी विपिन आएगा और ये एवीटी चलता रहेगा। तो इसलिए एक ऐसा नाम रखना जरूरी था जिसके अंदर सब लोग फिट हो जाएं। सर, 35 साल हो चुके हैं एवीटी को, या मैं ये कहूँ 35 साल हो गए आपको टीचिंग लाइन में। क्या फर्क आया, क्या डिफरेंस है उस टाइम से अब तक? मतलब पढ़ाने के लहजे में, या एक तरीका होता है क्लासेस में, क्या एक एनवायरनमेंट में क्या फर्क आपने देखा है? जी, हमारे इंडिया में बोला जाता है कि देश काल समय परिस्थिति अनुसार चीजें बदलती हैं और चीजें हर पल बदलती हैं। कि आज से
अगर मैं बोलूं कि 30 साल पहले क्या था और आज क्या है, लगभग 2 जनरेशन को मैं पढ़ा चुका हूं। तो वहां पर आप पहले देखो, फोन तक नहीं थे, सिर्फ लैंडलाइंस हुआ करती थी, मोबाइल फोन सोच भी नहीं सकते थे। तो लोग आते थे, बैठते थे, पढ़ते थे, मतलब एक गुरुकुल जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता था। बिल्कुल। बट अब जमाना आ गया है, जैसे कोविड आया, सारा कुछ ही ऑनलाइन था, हाइब्रिड था, इतना ट्रैफिक हो गया है, लोग नहीं आ पाते। तो उस हिसाब से चीजें चलती हैं, जी। चीजें बदली हैं और बदलाव जरूरी भी है। पढ़ाई के तरीके में बदलाव आया है या एक इंस्टीट्यूशन में आपकी तरफ से कोई बदलाव आया? किस चीज में एक बदलाव आपको महसूस होता है कि 35 साल पहले हम कुछ ऐसा चीज करते थे और आज हम वो नहीं कर रहे हैं, शायद हमारे को वो ट्रेडिशनल तरीका अपनाना चाहिए? क्या ऐसा एक एक कोई एक भी पॉइंट जो आपको लगता है? जी, इन 35 इयर्स में मैं बोलूँगा कि लोग हमें समझते हैं कि हम ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं हम्म, या ज़्यादा इक्विप्ड हैं टेक्नोलॉजी के साथ। जी। बट अगर आप मुझसे पूछे तो वो पुराना टाइम मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आके स्टूडेंट्स आप ही के यहाँ रजाइयाँ बिछा के पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं। हाँ, और अभी आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, जी। क्योंकि जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ रही है, लोगों का सोच जो है वो थोड़ी जटिल भी होती जा रही है कि बहुत सारा लोड है, नहीं घर से परमिशन नहीं मिलेगी तो चलो यार ऑनलाइन कर लेते हैं, कभी क्लासेस में आके पढ़ लो। हाँ, बट हाँ, वो जो एक मजा था, जहाँ मामा पापा परमिशन दे देते थे कि आओ जाओ बैठ जाओ, 2-2 दिन लगातार क्लासेस चल रही है, खाना चल रहा है, खाना लेके आ रहे हैं, मतलब हाँ। आपको मैं बता नहीं सकता जिस तरह से पढ़ाइयाँ होती थी। सर, लाइफ में इतना एंटरटेनमेंट आज के टाइम पे हो गया है, थोड़ा स्ट्रेस भी है, चलो वो एक अलग पार्ट है, बट हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करे। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पहले लोग स्टडी को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, आज एक वो टास्क बन के रह गए, ऐसा कुछ है क्या? देखो, मैं किसी भी सिस्टम को, किसी भी समय को गलत नहीं बोलता, हम्म, क्योंकि अगर चीजें होनी ही नहीं हो तो फिर वो होती क्यों है? सही बात है। क्योंकि उनको होना है, इसीलिए वो हो रही है। पहले अगर मैं बोलूं तो जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात ले लूं, मैथ्स की, ना बीबीए था, ना लॉ कर सकते थे, ना आप सीएफए के बारे में सोच सकते थे, ना एक्चुरियल्स के बारे में सोच सकते थे। मतलब ये बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। तो आपके पास ले दे के क्या होता था कि यार मुझे या तो डॉक्टर बनना है, या बीटेक कर लेना है, या मुझे कॉलेज में चले जाना है, बीए या बीकॉम करना जी। है। मैथ्स की आवश्यकता होती थी, हम्म। चीजें बहुत नैरो थी। तो क्या था, आपके पास सिर्फ एक ही चीज थी कि पढ़ाई पढ़ाई। और आज एक बच्चे को लगता है कि यार मैं थोड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगा, मेरे पास 10 तरह के कोर्सेज हैं, बीबीए है, आईएम्स के लिए मैं 4 ईयर 5 ईयर की प्लानिंग कर लूंगा। तो यस, अब उनका सिस्टम थोड़ा बदल गया है, मैथ्स की इतनी आवश्यकता भी नहीं है हर चीज को करने में। बिल्कुल। और अभी आप हैरान हो जाओगे, बीटेक में केमिस्ट्री की भी जरूरत नहीं है, एंड विच इज बेटर। कि भाई एक बच्चा केमिस्ट्री क्यों पढ़े जब बीटेक करना है उसने, जब उसने कंप्यूटर साइंस करनी है। तो बिल्कुल। सिस्टम बदला है, और उसके साथ साथ बच्चों का ऑब्वियसली पढ़ाई करने का तरीका भी बदला है। सर, ये तरीका बदला है, ये तो चलो पढ़ाई का एक तरीका है, बच्चों के तरीके में क्या फर्क आया? मतलब एक टाइम पे जब मैं अपना बताता हूँ, 15 16 या 17 साल हो गए होंगे, मैं जब आपके पास आता था तो मेरे अंदर थोड़ा सा एक डर था कि आज मैं जाऊंगा और मुकेश सर मुझसे कोई भी सवाल पूछेंगे और मैं नहीं जवाब दे पाया तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिल्ट फील होगा कि मैं क्यों नहीं दे पाया। आज भी वो डर है बच्चों के अंदर कि हमसे कुछ चीज पूछी जाएगी, या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, गलत भी है तो कॉन्फिडेंट है? क्या कुछ तो फर्क होगा? मैं आपको बताता हूँ कि जो पहली जनरेशन है हम्म, वो शायद खुल के नहीं बोल पाती थी, एक टैबू था, या जी। कि कोई खुल के बोलेगा तो यार उसे बोला जाएगा कि यार तुझे बात करने की तमीज नहीं है, तुम कैसे बात कर रहे हो बड़ों से। बिल्कुल। और आजकल की जो जनरेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मुझे ये भी बहुत पसंद है, ये बच्चे भी, क्योंकि ये इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बिंदास जिसे मैं बोलूं। बिंदास, हाँ। और गजब की ताकत है इनके अंदर। मतलब हाँ। अगर आप अच्छे लग रहे हो, अच्छे से पढ़ा रहे होगे, तो आपको इतने कॉम्प्लीमेंट छोड़ देंगे कि यार सर बड़े हैंडसम लग रहे हो। और अगर नहीं पसंद आई कोई बात तो भी वो मुंह पे बोल मुंह पे देंगे। तो बोलेंगे। ये बात भी मुझे अच्छी लगती है। हमारे टाइम पे नहीं था, हमें अगर कहीं ना कहीं कोई बात आपको बोलनी भी होती थी, मुझे याद है एक किस्सा याद है सर, मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा, आप जब भी एक क्लास अगर कोई मिस करता था तो नेक्स्ट क्लास में आप पूछते थे कौन कौन नहीं आया है। हाँ यार, हाँ। तो सब मैं इतना डरा हुआ था, पहले तो मैं सोच रहा था कि मुझे नहीं खड़ा होना है, लेकिन फिर भी मैं खड़ा हो गया क्योंकि मेरे को लगा कि कहीं बाई चांस आपको याद हो, क्योंकि आपको याद होता था कौन हाँ। नहीं आया है। तो उस समय मैं खड़ा हो गया, मैं इतना डर रहा था, मैंने ना इंग्लिश में आपको बोला, सर आई वॉजंट अनवेल। तो सब वो मेरे को और ज्यादा एम्बेरेसिंग लगा क्योंकि मैं उतना ओपन अप नहीं था आपके नहीं था, साथ। कुछ नहीं था।
तो वो मुझे Yeah. कहीं ना कहीं लगता है वो मेरे अंदर कुछ कमी रह गई थी, बट आपका वो जो डर है वो कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छे मार्क्स दिला गया, क्योंकि मुझे लगा कि नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके जाना है तो पढ़ना है। आज मुझे लगता है बच्चे ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं। 9th-10th क्लास के बच्चों को देख कर लगता है कि वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जो हमारे टाइम के होते थे। तो कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी, कॉन्फिडेंस लेकर आई है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा हुआ है। आप मानोगे, जब की बात आप कर रहे हो, उस टाइम पे भी सिंगापुर में 15 या 16 साल के बच्चे इंटर्नशिप्स करते थे और अपना-अपना काम शुरू कर देते थे। और मैं अमेरिकन स्टूडेंट्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अमेरिका के बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं आपके पास के सिंगापुर की बात कर रहा हूँ। तो अब धीरे-धीरे देखो आप कि आज आपको 10th क्लास या 11th क्लास का बच्चा भी इंटर्नशिप करते हुए मिल जाएगा। बिल्कुल। और जब वो जाकर किसी इंस्टीट्यूशन में, ऑफिस में जाके बात कर रहा है अपफ्रंट, तो उसमें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा? सही बात है। उसका खुद का वजूद उसे क्यों नहीं दिखेगा? और जहां तक आपकी बात है कि बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या उनमें पहले जैसी शर्म जो आप लोगों के जनरेशन में थी वो ये वैसी है कि नहीं? तो मैं रीड कर रहा था कि बेबीलोन के अंदर उनको एक बुक मिली है, और वो बुक में क्या लिखा हुआ है, तब के जमाने की एक बुक है, उसमें लिखा हुआ है आजकल के लोग बड़े बदतमीज हो गए हैं, बात करने की तमीज नहीं है। तो आप देखोगे ये चीज तो हर जनरेशन में आएगी जनरेशन में ये बात कि भाई जो पुरानी जनरेशन नई जनरेशन से मिलेगी वो कहेगी यार तुम बहुत फास्ट हो गए हो, हालांकि उनसे पिछली वाली जनरेशन भी उनके लिए यही बोलती थी। सही बात है। तो ये तो होगा ही होगा, उसको यू कांट स्टॉप, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इंफॉर्मेशन बढ़ेगी, बम्बार्टमेंट बढ़ेगा इंफॉर्मेशन का, सही बात। तो ये तो होगा ही होगा। सर हमारे टाइम पे फोन्स नहीं होते थे, मतलब फोन्स आने शुरू हुए थे, मुझे याद है। और मेरे जेब में एक नया नया वो कलर्ड फोन आया था जब मेरे पास आया था। उससे पहले वो बड़े बड़े फोन्स आ चुके थे। बिल्कुल तो क्लास में मैं दूसरों को देख के मुझे लगता था कि मुझे थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होता वो निकालने में, मुझे लगता था, मेरा ध्यान उसमें भी रहता था। तो वो एक टाइम था। लेकिन आज फोन ने कितना एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है क्लासेस ना जाकर फोन पे भी आजकल सब कुछ अवेलेबल है। और मैं आपको बताऊं, जैसे पुनीत आपके टाइम पे आप कह रहे हो कि आपके पास फोन भी था और आप निकालते भी नहीं थे। आज की डेट में जो बच्चे हैं उनको फ्लेक्स करने की बड़ी आदत है, हाँ, मतलब हर चीज बिल्कुल। को प्रमोट करने की। बिल्कुल। अगर उनके पास फोन नहीं होगा, और मान लो क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी पे काम करना पड़ता है, हाँ जी। तो हम लोग क्या करते हैं, नए नए डिवाइसेस लेते रहते हैं, तो हाँ। वो उल्टा हमारे साथ फोटो खिंचवाता है कि यार आपका फोन अच्छा है, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा कि देख तेरे टीचर के पास नहीं है, मेरे टीचर के पास है। हाँ। तो ये फर्क तो पड़ा है कि वहां पर अगर आपके पास कोई चीज भी है, फिर भी आप दूसरों का ध्यान रखते थे कि यार उनको बुरा ना लग जाए, या वो ये फील ना करे कि वो प्रिविलेज है या नहीं है। बट आजकल ऐसा कुछ नहीं आजकल नहीं है। मतलब अगर आपको लगता है कि कंपटीशन है इसमें भी, फ्लेक्स करना पड़ता था कि आपको एक इंप्रेशन पड़ जाए आप दूसरे लोगों पर। सही बात है। फोन हाथ में है तो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया भी 24 आवर्स मेरे ख्याल हर कोई एक्टिव है आज के टाइम पे। शायद ही कोई बच्चे की बात करो या कोई बड़े, मेरे खुद के पेरेंट्स हैं या हर कोई जो भी बड़े या छोटे भी हैं, आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन है, सोशल मीडिया पे है। वो सोशल मीडिया ने कितना इम्पैक्ट डाला है एजुकेशन पे? देखो, सोशल मीडिया अगर मैं कहूँ कोविड के टाइम पे, ये यूट्यूब और जितने जूम बोल लो, गूगल मीट बोल लो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स बोल लो, इन्होंने ही संभाला है। चाहे कितना भी बोला जाए, इन लोगों ने संभाला है। और साथ में जब जियो ने आके थोड़ा सा इंटरनेट को थोड़ा सस्ता कर दिया था, तो आप देखोगे कि इतना ज्यादा फ्लो हो गया था। मतलब ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि बिजली नहीं है विलेज के अंदर, लेकिन वो बैटरी से फोन देखकर क्लासेस चल रही हैं। बिल्कुल। तो संभाला तो है, लेकिन वही बात है ना कि अच्छी चीज अगर आप दरवाजा खुला रखोगे, तो अगर कोई अच्छा पर्सन आने वाला हो ना, आपका कोई गेस्ट वगैरह आने वाला हो, तो कोई बुरा व्यक्ति भी अंदर घर पे एंटर कर सकता है। तो ये मीडिया ने ये काम भी करा है साथ साथ। यूट्यूब और जो एक दो जूम प्लेटफॉर्म है, इन प्लेटफॉर्म्स ने हो सकता है कहीं ना कहीं हेल्प करी हो, लेकिन इंस्टाग्राम, फेसबुक शायद वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पाते हैं। हाँ, वो बिल्कुल। आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, इंस्टेड कि आप कहीं पे जहाँ फोकस करना होता है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, कहीं आपने अपने फोन में लगा के बैठ गए या अपने किसी प्रोफेशन में, तो आप घंटों घंटे उसमें लगे रहते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। तो एजुकेशन में भी मुझे लगता है आज के टाइम में, हमारे टाइम में तो नहीं था, आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो डाइवर्टेड तो है,
तो है, बिल्कुल है। जैसे आपने कहा इंस्टाग्राम वो एक बड़ा सोर्स है, हालांकि अपने आप को बड़ा प्रमोट करते हैं कि हम इसमें एजुकेशन डालते हैं, और आप देखोगे भी कि कुछ ऐसे आते हैं, बट मोस्ट ऑफ इट इज एंटरटेनमेंट, मोस्ट ऑफ इट इज, और उसमें क्या है, काफी परसेंटेज जो है वो ट्रू नहीं है, बहुत ज्यादा फेक करते हैं। मतलब वो जो शो करा जाता है कि उनके पास इतनी गाड़ियां हैं, वो हो सकता है रेंट पे लेकर आए हों, यू नेवर नो, क्योंकि आपने वो 40-50 सेकंड में एक इंप्रेशन बना लेते हो और फोमो में आ जाते हो। आप कहते हो यार मैं कुछ भी करके मैं वो लेवल तक अचीव करूंगा। सर वो ट्रेंड बन गया है एक्चुअली। किसी भी एज का कोई भी एक व्यक्ति है, उसको सिर्फ एक शो ऑफ करना है। उसको पता है कि अगर मैंने बड़ी गाड़ियां दिखा दी, बड़े गैजेट्स दिखा दिए, तो हो सकता है वो वायरल हो जाए, और वायरल होने से एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। तो कहीं ना कहीं पैसा कमाना भी पहले से थोड़ा सा आसान भी हुआ है, बट उसके लिए भी दिमाग चाहिए। बिल्कुल दिमाग चाहिए। मैं अक्सर, ये क्वेश्चन तो मुझसे हर दूसरे तीसरे दिन पूछा जाता है, तो मैं ये कहता हूं कि भाई अगर टैलेंट है ना, उसको टैलेंट को रखो, बताओ, दुनिया को बताओ। हमारा इंडिया एक समय में पीछे इसलिए रहा कि हम लोग जो भी काम करते थे छुपा के रखते थे, और बाकी यूरोप और वेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट था कि कुछ भी बनाओ, थोड़ा सा जाने दो। जैसे आज की डेट में कोई इंडियन हलवा भी बनाएगा ना, वो ऊपर से लिड हटा देगा ताकि आसपास वालों तक उसकी महक जाए, फिर वो रेसिपी पूछे, फिर वो पैकेजिंग पूछे, फिर वो उसको एक्सपोर्ट करे। ये टैलेंट इंडिया ने अब सीखा। सर टैलेंट की अभी आप बात कर रहे हैं, एक होता है प्योर टैलेंट, जैसे आपके पास है, आपको पढ़ाने का टैलेंट है, आपके पास स्पीकिंग का टैलेंट है, और एक फेक टैलेंट जिसकी अभी आप बात कर रहे थे, जो इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं अपने आप को। मेरे समझ से इन्फ्लुएंसर का सही मायना तो वो है जो आप कर रहे हैं। आप बच्चों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, या अपनी मोटिवेशनल स्पीकिंग से बच्चों को थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, या अपना स्पिरिचुअल कनेक्ट दिखा रहे हैं। बट जो लोग फेक आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर बने हुए, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों? देखो, दो तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं यहाँ पे, और जहां तक आप बच्चों की बात कर रहे थे, मैं कुछ बच्चों को जानता हूँ जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, तो उनको मैं कहता हूँ कि यार पहले तू एकेडमिक्स में घुसा ही क्यों, फिर सही बात। अब तू एकेडमिक्स में घुसा है तो थोड़ा एकेडमिक्स का मजा ले, तेरे में वो टैलेंट भी है। तू क्या कर, अपनी, मान ले तू अच्छी सिंगिंग करता है ना, उसको कम मत कर, रिकॉर्ड कर, कैसे भी पैसे इकट्ठे कर, कुछ भी कर, रिकॉर्ड कर, अच्छे स्टूडियो से रिकॉर्ड करवा, डाल उसको सोशल मीडिया पे। बाय द टाइम तू अपनी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेगा और तुझे लग रहा है कि ये बहुत लार्ज हो गया है, तो फिर छोड़ दे सब कुछ और इसमें घुस जाइए। तो ये गलत नहीं है ये चीज, बट हाँ कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो लगातार बच्चों को ये बोलते रहते हैं पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है, वो गलत है। आप इंडिया का जो बेस है वो पढ़ाई है। आप कुछ इन्फ्लुएंसर्स दिखते हैं जो किसी तरह से पहुंच गए, बट कितने हैं परसेंटेज में? बहुत कम। जो स्ट्रगल रह रहकर बीच में और पहुंच ही नहीं पाए, वो तो हम उनको देख ही नहीं पाए। तो पढ़ाई अगर मिल रही है आपको, तो पढ़ाई का पूरा यूज करो, साथ में वो चीज करते रहो जिसकी वजह से आपको लगता है ये टैलेंट है और मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ, क्योंकि एक भी बंदा बदल सकता है पूरी दुनिया को इस इन्फ्लुएंसर की। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब जैसे ये इन्फ्लुएंसर टैग है, ये मुझे लगता है हर कोई अपने लिए अपने आप को दे देता है। मतलब आज मेरी कोई एक रील वायरल हो रही है और बहुत अच्छे से लोग उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं कल को अपने आप को भी इन्फ्लुएंसर बोलना शुरू कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपने बायो में भी लिख दिया है कि इन्फ्लुएंसर, जबकि एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर क्या है वो हर किसी को नहीं पता। सर प्रोफेशन की बात करते हैं। प्रोफेशन में आपने जब सोचा कि आपने टीचिंग लाइन में जाना है, आज कभी आप सोचते हैं कि कोई और प्रोफेशन भी मैं ज्वाइन कर सकता था, या कुछ और प्रोफेशनल भी मैं बन सकता था? कभी ऐसा सोचा आपने स्टूडेंट्स को देखकर? ट्रूली स्पीकिंग, मैंने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारा कमाई तो आप नहीं करते हो ठीक ठाक, लेकिन जो रिस्पेक्ट मिलती है वो मिलती है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके सामने आके कोई पैर छू रहा है या आपके सामने खड़े हो रहे हैं। आज के बच्चे दिल में जो प्यार रख रहे हैं ना, वो दिखावा नहीं है। मतलब एक जिसे कहते हैं ना, खालिस है बिल्कुल। बट ठीक है, बट कभी कभार जैसे हमारे भी खुद के दिमाग में एक बारी बात आती है कि
कभी हो सकता है कुछ दूसरा प्रोफेशन भी मैंने ज्वाइन कर लिया होता, तो कभी ना कभी हर किसी के दिमाग में ये तो थॉट आता ही है। आता कुछ है तो आया होगा आता- सर आपके कि मैं कोई शेफ बन गया होता या क्रिकेटर बन गया होता। लेकिन पुनीत थोड़ा सा तुम्हारे को ऐसा लगेगा, जो एवीटी की हमने एक और फुल फॉर्म रखी थी, हाँ। ऑडियो वीडियो टोटल एक्सचेंज, तो हमारा अच्छा। एम था कि कल को अगर एवीटी थोड़ा आगे बढ़ता है तो हम एक रेडियो चैनल ओपन कर रहे हैं। अरे और अभी भी आजकल एक शायद इंटरनेट वगैरह में कुछ कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड कि हम ऐसा कुछ एक। सर स्टूडेंट्स के बिहेवियर की बात करें तो क्या चेंजेस आपने देखे हैं इन दिनों में? क्योंकि बहुत सारा बदलाव मैंने तो देखा है स्टूडेंट्स या एक नॉर्मल इंसान के बीच में, जब से कोविड भी आया है, कोविड के बाद हर चीज़ में चेंज आया है, पढ़ाई के तरीके में या काम करने के तरीके में, हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं बहुत फ़र्क आया है। वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं काफ़ी सारे कंपनीज में। तो क्या आपको क्या लगता है ये जो बच्चे हैं इनके कुछ मेंटली इनको कुछ प्रेशर है या क्या, आपको इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? मेरे को ये लगता है कि जैसे कोविड के बाद जब बांध दिया जाए, किसी को बंद कमरे में बांध दिया जाए, और ख़ास तौर पे हम जैसे लोगों को एक्सपीरियंस था, लेकिन जो बच्चा अभी स्कूलिंग में अपने आप को एनहांस करने के लिए जा रहा था, उसको बंद कर दिया आपने, तो उसके लिए वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ पाएगा कि मेरे को कहीं बाहर लेके जाओ, उसे मालूम है बाहर जाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तो जो उसका कंसंट्रेशन पावर है, लिखने की जो शक्ति है कि लिखूं या ना लिखूं, पता है पेपर नहीं होने हैं, कुछ भी करके, और क्या है, पानी भी एक सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। तो ये नेचर है। हम इंसान, अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट ढूंढते हैं, पानी को भी आप डालोगे तो सबसे छोटा रास्ता लेते हुए चला जाएगा। ये नेचर ने लॉ बनाया हुआ है कि शॉर्टकट ढूंढो। हम यहाँ हमारे इंडिया में तो बहुत है कि भैया एक रास्ता बंद हुआ तो निकाल स्कूटर वहां से, दूसरे रास्ते से वो शॉर्टकट मिल जाएगा। तो इन बच्चों को यही लगा कि यार पेपर तो हो नहीं रहे, पास हो जाएंगे, तो पढ़ाई जो है वो स्टेक पे आ गई थी, मतलब नहीं पढ़ाई हो पाई। और जब ये आगे निकले, आप हैरान हो जाओगे, एलसीएम कॉमन लेना क्या होता है, ये बच्चों को बहुत मुश्किल था। और वो सफ़र भी कर रहे थे, वो मानते थे, जानते थे कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, बट अब जो हो गया हो गया। और उसका इम्पैक्ट आपको अभी तक दिखता है। बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेशन पावर थोड़ी कम हो गई है। तो कॉन्सेंट्रेशन, इसके अलावा अगर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है, गुस्सा बड़ी जल्दी आ रहा है इन लोगों को, ये कोविड ही फैक्टर है। कोविड और सोशल मीडिया कंबाइंड, क्योंकि उन दिनों उन्होंने स्क्रीन बहुत देखी, स्क्रीन के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आ रही थी, वो देखी, और साथ में जो हालात थे उनके चलते एक ऐसा मिक्सचर बन चुका है कि ये बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग, इम्पेशेंट। कोविड के बाद सबके फोन के स्क्रीन टाइम पे ज्यादा ध्यान जाता है। पेरेंट्स आजकल बच्चों के स्क्रीन टाइम को भी देखते हैं कि उनका पहले जो एक दिन का स्क्रीन टाइम होता था वो 1 घंटा होता था, आज वो 6-6, 7-7 घंटे हो गया है। तो वो भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट तो है एक स्टूडेंट की एक लाइफ में। बिल्कुल है। पहले अगर मान लो वो हुआ क्या, पहले अगर 2 घंटे का स्क्रीन टाइम था तो वो कम से कम 1-1.5 घंटा स्कूल की क्लासेस थी, या हम जैसे ट्यूशंस या कोचिंग की क्लासेस थी। अब वो क्या हो गया, 15 मिनट के स्कूल के वीडियोस रह गए हैं, या हम लोग जो वीडियो सेंड करते हैं, और बाकी टाइम चला गया बाकी चीजों में, कि भाई वो कुछ ना कुछ कोड्स ढूंढ के कोई मूवीज देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और आप उन्हें रोक नहीं सकते। तो एकदम से आप जब उन्हें पकड़ते हो तो फिर उनको गुस्सा आता है, और जब पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाते, ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो ये बड़ा हॉचपॉच सा चल रहा है। और सोशल मीडिया पे कंटेंट बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली एजुकेशनल कंटेंट होगा, बट उससे ज़्यादा डाइवर्ट करने वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो बहुत इजीली हर किसी को कहीं ना कहीं भटका देता है। ये तो है। अब देखो, हम जो चीज़ कर रहे हैं वो भी तो सोशल मीडिया पे ही जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हों जो ये बताएं कि देखना क्या है। मतलब ये एक नई जो है कैटेगरी ओपन हो सकती है कि मैं एक ऐसा इन्फ्लुएंसर हूँ स्टूडेंट्स के लिए जो ये बताए कि स्टूडेंट्स देखें क्या। बिल्कुल। तो ये हो सकता है ऐसा कुछ। सर स्टूडेंट्स की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई, एवीडी की बात हो गई, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। मतलब मैं तो कभी, अब अगर मुझे सोचना पड़े एज अ टीचर बन के, मतलब ऐसा कभी सोचना पड़े कि हाँ यार मैं टीचर होता, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता। स्कूल में भी मेरे को पढ़ना है, उसके बाद भी मेरे को पढ़ना है, क्योंकि टीचर को पढ़ाने के लिए भी कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ता होगा। तो अपने लाइफ को कैसे आप मैनेज करते हैं क्लासेस के टाइम के बाद या उससे पहले? आपका क्या हॉबीज है या क्या अपने टाइम को आप मैनेज करते हैं, वो एक बार आप बताओ सर। जी, एक तो मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। मैं कोई भी चीज़ अगर कर रहा हूँ तो उसका एक सर्टिफिकेशन मैंने लिया हुआ है। ओके। अगर आज मैं बच्चों को फैमिली एजुकेशन कर रहा हूँ तो मेरे पास
इग्नू से सारे सर्टिफिकेशन है। अगर मैं उनको HIV अवेयरनेस की बात बता रहा हूँ तो मेरे पास सर्टिफिकेशन है। अगर मैं जुवेनाइल्स और ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास सर्टिफिकेशन है जो कि एक्रीडेटेड है पूरी दुनिया में। मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाने के बाद फिर बीच में थोड़ा सा पढ़ाने से ब्रेक नहीं लिया, बट जैसा समय मिलता था तो उसके बाद मैंने थीसिस लिखते हुए डॉक्टरेट भी जो है कर लिया था। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं बैक पैकिंग करता हूँ। मैं हर उस जगह पे जाने की कोशिश करता हूँ जो रिमोट है। जैसे मुझे किसी ने कहा कि यार 0 कार्बन जगह है भूटान, तो मैं भूटान चला गया। किसी ने मुझे कहा 0 कार्बन जगह है तस्मानिया, तो मैं ऑस्ट्रेलिया से तस्मानिया चला गया। फिर मैं कभी इजिप्ट चला गया। मतलब मुझे लगता है कि कोई ऐसी रिमोट जगह है जहाँ पे अकेले बैठ कर आप, क्योंकि आप सारा टाइम पढ़ाते रहते हो, तो वहाँ नेचर से कुछ सीखो। सही है सर। मैंने आपके ना सोशल मीडिया की बात चल रही है तो जाहिर सी बात है आप भी सोशल मीडिया पे हैं। कुछ आपके एक पोस्ट देखे हैं और वो पोस्ट आपकी मोटिवेशनल स्पीकिंग से जुड़े हुए हैं। सर ये कहाँ से आती है मोटिवेशन कि आप मोटिवेशनल स्पीकिंग करें? मतलब कोई ना कोई ऐसे थॉट आप देते हैं जो दिमाग में घुस जाते हैं, वो कहाँ से आते हैं? अभी मैं इसको ऊपर से कुछ आती हुई ग्रेस बोलूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। मैंने लिंक्डइन पर भी ऐसे कुछ आर्टिकल्स लिखे और यू वॉन्ट बिलीव मेरे को 6 बार टॉप वॉइस का बैच मिल गया वहां पर। बट मैं कभी ऐसा सोच कर या ऐसा लिख कर ऐसा नहीं करता कि ये मोटिवेशन है। मुझे नेचर से कुछ ऐसा मिल जाता है, आप कह लो कि ऊपर से एक डाउनलोड आ जाता है और मैं उसे वो बोलना शुरू कर देता हूँ, जो कि अगर अच्छा लगता है, किसी का फायदा हो जाता है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा फायदा, अगर किसी का फायदा हो जाता है। सही है सर, आप अपने लिए अपने हिसाब से सबको मोटिवेट कर रहे हैं। जिसने लेना है वो डेफिनेटली वो आपको आपका पूरा पोस्ट देखेगा और वो सुनेगा। सर पोस्ट की बात चल रही है, एक और पोस्ट की मैं बात करूंगा। सर मैंने आपको बाइक के साथ देखा है काफ़ी सारे पोस्ट पे। सर उसका राज बताओ। अब मेरे पास बाइक नहीं है, मैं बाइक का शौक रखता ज़रूर, लेकिन मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। आप उन जो क्रूज़र बाइक है शायद आपके पास, तो उन बाइक्स पे कहाँ जाते हैं? वो जो लॉन्ग ट्रिप्स होती हैं शायद उन्हीं के लिए वो होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो जो मेरे से पढ़ चुके हैं, काफ़ी स्टूडेंट सीनियर हो गए हैं, तो वो बाइकिंग का बड़ा शौक रखते हैं एंड उन्होंने बाइकिंग के अंदर कुछ बाइक्स को क्रिएट भी करा है। ओके। तो फिर उन्होंने कहा यार सर कोविड का थोड़ा टाइम वाइम हो रहा है, जा तो कहीं पाओगे नहीं, तो ले लो एक बाइक, ले लो हमारे साथ चलो। अच्छा। तो फिर ये वो रहा, मुझे मतलब मेरे को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, बट सैटरडे संडे के लिए मैंने वो बाइक्स रखी हुई हैं। कि जब मैं थोड़ा कभी यमुना एक्सप्रेसवे में या कभी आगरा था या ऐसा कभी भी कोई टूर्स लग जाते हैं सोलो या फिर ग्रुप के साथ, तो मैं कर लेता हूँ। और कोई मेमोरी सर, ये जो आप ट्रिप्स करते हैं, टूर्स करते हैं बाइक पे, उसकी कोई मेमोरी कोई ऐसी जो बहुत अच्छी रही हो, जो आपको हमेशा याद रहती हो कि मैं बाइक पे गया था, कार पे जाता तो उतना मज़ा नहीं आता, बाइक पे जाने में बहुत मज़ा आया? हाँ, ऐसा हुआ कि मैं लेह लद्दाख गया। हाँ। तो मैंने वहाँ से बाइक जो है वो रेंट पे हायर ली करी। ओके। और पूरा सर्किट मैंने करा। ओके। वो जो मेमोरी है, और मैं पेंगोंग लेक के पास रुका था एंड जिनसे मैंने वो हट लिया था जिस पे मैं रुका था, उन्होंने सुबह सुबह नॉक करा मुझे कि बाहर आ जाओ। मैंने कहा यार मैं बहुत थका हुआ हूँ। कह रहे बाहर तो आओ। तो बाहर जो सनराइज था वो मैंने फोटोग्राफ भी लिया, लेकिन मुझे वो थोड़ी सी ऐसा लगा कि मैंने नेचर की बेइज्जती करी है, मुझे वो फोटो भी नहीं लेनी चाहिए थी। अच्छा। वो इतना ज़्यादा अमेजिंग था कि वो बाइक की वजह से मैं पहुंच पाया, वरना मैं उस जगह नहीं पहुंच पाता। तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी जो मुझे याद है और अभी तक याद है सामने मुझे। सर आपके साथ बहुत मज़ा आया इतनी सारी बातें करके। एक मैसेज जो आप सारे यूथ को, स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे अपने ज़रिए, प्लीज़ एक बार ज़रूर दीजिए। जी मैं पक्का देने वाला हूँ और बहुत ज़रूरी है। मुझे हर किसी से कहना है कि एज को मत देखो, स्ट्रगल करो, करो ज़रूरी है। तो एक शायर का शेर बोलना चाहता हूँ कि मुझे तूफानों में रहना है, मुझे साहिल से क्या मतलब, साफ नीयत वाले को मैं इंसान समझता हूँ, मुझे आकिल से क्या मतलब, मुझे जाहिल से क्या मतलब। सिर्फ करते जाओ, जो मिले रास्ते में, जिसका साथ मिले, जज मत करो, उससे जो अच्छा मिले और फिर बांटो उस अच्छी चीज को। क्या कमाल की बात करिए। थैंक यू सर, आप यहाँ तक आए और आपने इतना टाइम हमारे को दिया पॉडकास्ट में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।